नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 4 बजे की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो से आप तक हर रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबरों पर जरा फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस के सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी को मारा चाकू। सांसद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। मराठा आरक्षण का उग्र रूप, बीड में विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में लगाई गई आग। घर में खड़ी गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। महाराष्ट्र के बीड जिले में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे मराठा समुदाय के लोग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की पत्थरबाजी। मराठा आरक्षण के लिए मराठा समुदाय ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र के बीड में आक्रामक हुआ प्रदर्शन। बीड पड़ली नेशनल हाईवे बंद कर जताया विरोध। मराठा आरक्षण को लेकर कैबिनेट उप समिति की मीटिंग में चर्चा के बाद बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आरक्षण देने के लिए बनी शिंदे कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। कल कैबिनेट में होगा पेश। अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का विस्तार। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। अधिकारियों से घटनास्थल पर की बात, ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी ली। कोची सीरियल ब्लास्ट का आरोपी डोमिनिक मार्टिन के घर तक पहुंची एबीपी की टीम। पिछले 5.5 सालों में थम्मन इलाके में किराए के मकान में रह रहा था मार्टिन। घर से पासपोर्ट और कुछ कागजात बरामद। सीरियल ब्लास्ट का संदिग्ध मार्टिन, उसे लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 15 सालों तक यूएई में रहकर काम कर चुका है आरोपी। करीब 2 महीने पहले ही भारत लौटा था डोमिनिक। कोच्चि के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में धमाके की जांच में जुटी एनएसजी की टीम। डॉग स्क्वाड के जरिए चप्पे चप्पे की हो रही है पड़ताल। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भी गहन जांच। केरल के कोच्चि ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। आज अस्पताल में भर्ती 12 साल की नाबालिग लड़की ने तोड़ा दम। कल हुए धमाके में 50 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। हादसे में घायलों का केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने जाना हाल। कहा, हादसे पर किसी तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता। कोच्चि धमाके को लेकर एबीपी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद का बड़ा खुलासा। 1 मिनट के भीतर हुए थे ताबड़तोड़ 3 धमाके। धमाके के बाद चारों तरफ मची थी चीख पुकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कोच्चि में अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कहा, जांच एजेंसियां धमाके की गहनता से जांच कर रही हैं। केरल सीरियल ब्लास्ट को लेकर विजयन सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, केरल में कट्टरपंथी ताकतों को सहूलियत। कट्टरपंथियों पर केरल सरकार का नरम रुख। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी मंदिर में की पूजा। देवी का लिया आशीर्वाद। राज्य को देंगे करीब 6000 करोड़ रुपए की सौगात। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में किए दर्शन, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने किया नामांकन। पाटन विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। बघेल ने फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का किया है दावा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बुधनी में नामांकन से पहले परिवार के साथ अपने पैतृक गांव में कुल देवता की पूजा की। भगवान से लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने माता अहिल्या की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यूपी के मिर्जापुर जिले को सीएम योगी की सौगात। मिर्जापुर के लिए 200 करोड़ की परियोजनाएं। सीएम योगी ने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा की। चुनावी मोड में आई समाजवादी पार्टी। कल से यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पीडीए यात्रा साइकिल रैली शुरू करेंगे। लखनऊ में लगे यात्रा के पोस्टर बैनर। मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका। शराब घोटाले में आरोपी सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, घोटाले में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रही जमानत। जल्द जेल जाने वाले हैं केजरीवाल। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुए सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। फेमा के तहत ईडी ने दर्ज किया था केस। महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश। 31 दिसंबर तक शिंदे और अजीत गुट के विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका का निपटारा करें।
पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे की मौत पर सियासत, यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला तो आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव मिश्र प्रसाद के बेटे की मौत के मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रकाश मिश्र मामले में एसजीपीजीआई के डायरेक्टर का बयान, डायरेक्टर ने मरीज को 1 घंटे तक इलाज नहीं मिलने की बात कबूली, स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाएगी जांच कमेटी की रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी के सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में रद्द करेंगे मुस्लिम आरक्षण, ओवैसी से निपटने के लिए अपनाएगी बुलडोजर मॉडल। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 13, अब तक मरने वाले 7 लोगों की हुई पहचान, 2 ट्रेनों की आपस में हुई थी टक्कर। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री की पैनी नजर, दिल्ली में वॉर रूम से पल पल का अपडेट ले रहे हैं अश्विनी वैष्णव। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा वंदे भारत का प्रचार करने में बिजी है सरकार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने बाहरी मजदूर की हत्या की। इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा पर तेज किए हमले, पिछले 24 घंटों में गाजा में 600 हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। रॉकेट हमले के बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला किया है, इजरायल की सेना ने लेबनान में ठिकाने तबाह किए। शिलोंग में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइज में 120 सैन्यकर्मियों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में मौजूद एक गैराज में खड़ी 9 बसें जलकर हुई राख, वेल्डिंग के दौरान उठी चिंगारी से भड़की आग। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 70 लाख रुपए का ड्रग्स किया है जब्त, 4 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबरों की अब हम विस्तार से पड़ताल करेंगे। एक खबर साउथ से है, दूसरी नॉर्थ से है। केरल में धमाके का गुनहगार तो पकड़ा गया, लेकिन कई पेच हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। साथ ही बात होगी यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों के हालात की। जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में पूर्व सांसद के बेटे की इलाज न मिलने के कारण जान चली गई, तो भला आम इंसान की क्या बिसात, न जाने किन किन मुश्किलों में वो जूझता होगा। इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अंकित गुप्ता और संजय त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआत करेंगे केरल ब्लास्ट और उसकी जांच से जुड़ी खबरों के साथ। केरल में धमाके हुए 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एक और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर टेरर कनेक्शन का शक भी अब गहराता जा रहा है। केरल ब्लास्ट में दरअसल अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा घायल हैं और इस सब की जिम्मेदारी एक शख्स ने लेते हुए कल ही सरेंडर कर दिया। नाम है डोमिनिक मार्टिन। आपने भी कई दफे यह नाम सुन लिया होगा। उसका दावा है कि वो खुद उसी समुदाय से जुड़ा था जिसकी प्रार्थना सभा में धमाका हुआ, लेकिन उसे उनकी विचारधारा पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने धमाका किया। हालांकि उसकी बातों पर जांच एजेंसियां आंख मूंद कर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें शक है कि इसके पीछे टेरर कनेक्शन हो सकता है। लिहाजा ये सब कुछ ध्यान भटकाने का प्रयास भी हो सकता है। और केरल ब्लास्ट पर अभी की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आ गया है, यानी दुबई से उसके लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं। केरल ब्लास्ट पर अभी की बड़ी खबर, कुल मिलाकर जांच एजेंसीज डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगालने में जुटी हैं ताकि ब्लास्ट की इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। और इसके लिए कॉल डिटेल्स की भी पड़ताल की जा रही है। तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं उसे खंगाला जा रहा है, एक एक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और ये दुबई कनेक्शन वाली बात जो हमने आपसे की है कि कैसे डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है, उसे जरा आप समझिए। आंकड़ों की जुबानी ये पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। डोमिनिक मार्टिन ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला शख्स, करीब 15 साल तक वो दुबई में रहा। उसके बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, 2 महीने पहले ही दुबई से वो लौटा था, यानी हम बात करें डोमिनिक मार्टिन की, 2 महीने पहले दुबई से वो लौटा था और बहुत लंबे वक्त तक वहां रहा था। इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था, यानी वहां पर जो उसका पेशा था वो इलेक्ट्रिक मैन था वहां पर, और इसी तरीके से लंबे वक्त तक वहां पर रहा। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की उसे जानकारी थी, यानी कि आप समझिए जरा इस चीज को, जो जिन चीजों का इस्तेमाल विस्फोटक में होता है उस तरह की जानकारियां भी इसके पास थी। आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये दुबई कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है डोमिनिक मार्टिन का?
देखिए, साफ तौर पर ये पिछले कई सालों से दुबई में और यूएई में काम करता रहा है, लेकिन अभी 2 महीने पहले वो यहाँ पर आया और उसका ये कहना था कि वो इन्हीं लोगों के बीच का था और उसको इनकी विचारधारा नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर मैं एक जानकारी के तौर पर बताऊं तो जो मेरी यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है, ये जो कम्युनिटी है जिसका ये यहाँ कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, ये जो आयोजन है ऐसा नहीं है बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बहुत कभी कभार इन लोगों के इस तरीके के आयोजन होते हैं। अब उसको इन लोगों की आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रही थी या वो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तीसरा दिन नहीं चुना। उसके पास में आईडी कहां से पहुंचा, वो आईडी जो कि सिर्फ आतंकियों के पास में, आतंकी जो है जो संगठन होते हैं वो इस तरीके से हमला करते हैं। जिस तरीके से उसने हमला ये जो ब्लास्ट किया है, टिफिन बॉम्ब, यानी कि टिफिन बॉम्ब और कुकर बॉम्ब हमने जो देखे हैं कि जो फिर चाहे वो पहले सिमी का हो या फिर बाद में जो पीएफआई के जो से जुड़े हुए लोग थे, आतंकी थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। तो आखिर इसने जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया है वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से ये जो भी बातें जरूर कर रहा हो, खुद को आरोपी बता रहा हो, खुद को कह रहा हो कि मैंने यहाँ पर ब्लास्ट किया, लेकिन जो जांच उसी पर कुछ सवाल है अंकित, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये जो केरल ब्लास्ट की मार्टिन थ्योरी है, क्या वो सही है? क्या आखिर इसमें पेच है, वो दर्शकों को जरा हम बताते हैं। क्या साजिश को उसने अकेले अंजाम दिया होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है। कन्वेंशन सेंटर तक आईईडी कैसे पहुंचा, यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल। भागने या छिपने की जगह उसने सरेंडर क्यों किया, इसे भी शक के दायरे में आता है। साजिश में किस किस ने साथ दिया? क्या साजिश को उसने अकेले अंजाम दिया या उसके पीछे बहुत सारे लोग थे? क्योंकि ना वो भागा ना छिपा, बल्कि उसने सरेंडर कर दिया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल ब्लास्ट पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डोमिनिक मार्टिन पर लगा यूएपीए। जी हां, आप देखिए किस तरीके से अब सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। केरल ब्लास्ट पर अभी की बड़ी खबर, यूएपीए लगा दिया गया है डोमिनिक मार्टिन पर। और एबीपी न्यूज ने केरल ब्लास्ट की पूरी एबीसीडी आपके सामने रख दी। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता उस पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे जहां डोमिनिक ने सरेंडर किया। सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या डोमिनिक जो कह रहा है वो सब सच है? रिपोर्ट देखिए। डोमिनिक मार्टिन ये वो शख्स है जो वो खुद आरोप कबूल कर रहा है कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ कन्वेंशन सेंटर में, उसने उस घटना को अंजाम दिया है, उसी के पास आईडी था, उसी ने प्लांट किया है। लेकिन जब डोमिनिक मार्टिन ने, अगर हम उसके कहे अनुसार भी जाते हैं, तो जब उसने उस घटना को अंजाम दिया तो वो करीबन वक्त था 9 बजे का। लेकिन जब वो पुलिस के सामने पहुंचा है तो वो कहां पहुंचा है? एबीपी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिवली लेकर आया उस जगह पर, उस पुलिस स्टेशन पर जहां पर उसने सरेंडर किया था। ये कोडक्रा पुलिस स्टेशन है जहां पर वो दोपहर करीब 1 बजे के आसपास पहुंचा है, यानी कि घटना को अंजाम दिया गया है करीबन सुबह जो है 9:15 बजे के आसपास। और उसके बाद में वो वहां से, घटना स्थल से करीबन 45-47 किलोमीटर दूर इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है दोपहर में 1 बजे। वो इस थाने में दाखिल होता है और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं उनके सामने पहुंचता है और कहता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कन्वेंशन सेंटर में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, वो मैंने किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। आला अधिकारी हैं केरल पुलिस के, उनको जानकारी दी कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अपना गुनाह कबूल किया है और जो अपना नाम डोमिनिक मार्टिन बता रहा है और वो ये कह रहा है कि उसने उस घटना को अंजाम दिया है और अपना उस फेसबुक वीडियो के बारे में भी जानकारी दी। चूंकि अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो उनसे बेहतर कोई जानकारी इस मामले में दे नहीं सकता है। सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। अंकित, अमूमन हम लोगों ने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, ये देखा है कि जो गुनहगार होता है वो भाग जाता है, छिप जाता है, जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आता है। लेकिन ये शख्स बिल्कुल सामने आकर सरेंडर कर देता है, इसलिए भी इस पर शक गहरा हो रहा है। कुछ और भी पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल अखिलेश, एक और दिलचस्प चीज है कि ये शख्स जो है सरेंडर करने से पहले एक फेसबुक का वीडियो भी बनाता है, यानी कि 9:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम देता है, पुलिस के सामने पहुंचता है। जब मैं वहां पर पहुंचा हूं थाने पर, जो भी हमने अपने वीडियो जो अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई है, जब मैं थाने पर पहुंचा हूं तो वहां मुझे जानकारी मिली कि ये जो डोमिनिक है ये 1 बजे के आसपास वहां पर थाने पर पहुंचा है। सवाल ये है कि 47 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे करीबन 1.25 घंटे के आसपास का वक्त लगा, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का। तो डोमिनिक को मैं मानता हूं अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करके गया तो उसको 1.5-2 घंटे का वक्त लगा होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर 2 घंटे का कई पेच है दरअसल अंकित, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने, भूचाल लाने वाली खबर।
और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है वो खुद ही आईसीयू में चला गया है। पूर्व सांसद के बेटे पर अब पीजीआई ने गलती मानी है। पीजीआई डायरेक्टर ने कहा कि लापरवाही हुई है। पीजीआई ने लापरवाही पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सांसद के बेटे पर पीजीआई ने गलती मानी, डायरेक्टर ने कहा कि लापरवाही हुई है। ऐसी बात कुछ सामने आ रही कि प्रथम दृष्टया कुछ लापरवाही हुई है, क्योंकि कहा गया कि 1 घंटे तक उनके पेशेंट को डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया। जैसे आप कह रहे हैं मेरे को सत्य लगता है, और इसी वजह से हमने कमेटी बैठाई है और कार्रवाई पूरी होगी। जो भी दोषी होंगे बहुत ही स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस वाकये की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय, सवाल यही है कि एक रसूखदार शख्स जो है उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी जो आम लोग होंगे वो क्या करते होंगे? उनके साथ तो मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल हैरान करने वाला वाकया है। भैरव प्रसाद पूर्व सांसद रहे हैं और उनके बेटे का मामला था। प्रकाश की तबीयत काफ़ी दिन से खराब चल रही थी, लंबे समय से उसको किडनी की समस्या थी और उसका ट्रीटमेंट भी एसजीपीजीआई से चल रहा था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, एम्स को टक्कर देने वाला अस्पताल है, और वहाँ लोग जाते ही इसी वजह से हैं क्योंकि वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट दिए जाने का दावा किया जाता है। और इसीलिए प्रकाश को लेकर के लगातार अस्पताल में उपचार चल रहा था। किडनी फेल्योर जब हुई उसकी तो भैरव प्रसाद उसको लेकर के अस्पताल भागे, और जाने से पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को फ़ोन करके सूचना दी कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है और मैं अपने बेटे को लेकर के अस्पताल जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो उनके अन्य जितने भी रिसोर्सेज थे, जो अस्पताल के लिंक्स थे उनके, उन सभी को उन्होंने फ़ोन करके पूरी जानकारी दी और बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत मैं इसको एडमिट करें और जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो किया जाए। बावजूद इसके जब वो इमरजेंसी पर पहुंचे तो 1 घंटे तक अखिलेश सोचिए, जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको 1 घंटे तक डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया। उपचार शुरू करना तो दूर की बात है। ऐसे में स्थिति बिगड़ती चली गई और आखिरकार जो प्रकाश है उनकी मौत हो गई। मैं आता हूं, मैं संजय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों को जरा ये भी बता दें कि पूर्व सांसद भैरव मिश्रा के घर गए हैं केशव मौर्य। बेटे की मौत पर डिप्टी सीएम ने उन्हें दिलासा दिया। पीजीआई में हुई बेटे की मौत पर यूपी में हालांकि सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव का बयान सामने आ चुका है। केशव मौर्य कह रहे हैं कि यह राजनीति का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। तो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं, उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य हमारे आपके लिए बुनियादी जरूरत है। सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश में हाल क्यों है, क्यों वहां का स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है कि आईसीयू में है। हमारे साथ संजय जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका भी। अंकित गुप्ता आपका भी शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।